मेडिटेशन में आप जब उतरते हो तो सबसे इफ़ेक्टिव मेडिटेशन डायनेमिक ही है। कि मुझे लगता है कि ये ध्यान करने के लिए बनाया गया है। यहाँ लोग नहीं है, यहाँ पर केवल आपको अकेलापन मिलेगा और इसी अकेलेपन को स्ट्रेंथ बनाने की बात ओशो किया करते हैं। उस किताब को पढ़ने के साथ ऐसा समझिए पहले पेज के साथ मेरा ऐसा अटैचमेंट हो गया ओशो से कि मेरा संन्यास घटित हो गया उसके साथ। तो मुझे तो अभी भी दिखाई देता है कि ओशो के संपूर्ण विचारों की स्वीकार्यता इस समाज में आते हुए 100 वर्ष लगेंगे। युवक और यौन पर ओशो ने अपनी बात लिखी। संभोग से समाधि की ओर ओशो की ये सबसे प्रसिद्ध किताबों में से एक है। जहां से हमने शुरुआत की थी वहां से अब अंत तक हम लोग आ गए हैं। चुनावी यात्रा पर हम लोग निकले थे, लेकिन मुलाकात हो गई है इनसे। आदमी जब से धरती पर आया कुछ सवालों ने हमेशा उसे घेरे रखा है और इन्हीं सवालों के उत्तर को ढूंढने की जिज्ञासा ने कई जिज्ञासुओं को जन्म दिया। खासतौर पर हिंदुस्तान के अंदर कुछ बड़े जिज्ञासुओं ने जन्म लिया। ऐसे जिज्ञासु जिन्होंने ना सिर्फ उन सवालों के उत्तर ढूंढे बल्कि सवाल के मूल में जाकर के वो तत्व खोज निकाला जिसके प्राप्ति से सवाल ही खत्म हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूं रजनीश ओशो की, जिनका ये आश्रम है। और रजनीश उन जिज्ञासुओं में से रहे जिन्होंने उन सवालों के उत्तर भी खोजे, उस तत्व को प्राप्त भी किया। और माना यह जाता है कि 20वीं सदी की दुनिया में और उससे भी पहले तक ऐसे लोग जिन्होंने बुद्ध के बाद सामान्य जनमानस को सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में परमात्मा तक ले जाने में अपना योगदान दिया हो, उनमें सबसे बड़ा नाम ओशो का लिया जाता है। मैं ओशो आश्रम के बाहर खड़ा हूं। इसका नाम है ओशो ओएसिस ध्यान आश्रम। चुरू में मौजूद हूं, राजस्थान में। इस आश्रम के अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और ओशो ने तमाम आश्रम, उनके चाहने वालों ने, ओशो के जो तमाम साथी थे, उन्होंने तमाम आश्रम हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर बनाए। और उसी में से एक आश्रम ये भी है चुरू राजस्थान का। आइए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ध्यान करना और उस तत्व की प्राप्ति जिसकी मैं बात कर रहा था वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या कुछ संसाधन इसके अंदर उपलब्ध करवाए गए हैं। ज़रा देखिए, कुश्ते के साथ ही आपको नज़र आएगा भगवान बुद्ध। यहाँ पर उनकी प्रतिमा को लगाया गया है। बड़ी प्रसिद्ध ये इस तरह का चेहरा भगवान बुद्ध का रखा जाता है, जिसमें आप देखेंगे कि बुद्ध के चेहरे पर एक मुस्कान होगी। और ये बेहद ही लोकप्रिय तस्वीर इसको कह सकते हैं बुद्ध की। और यहाँ लिखा है सपना, ये संसार एक सपना है मेरे भाई। ये संसार एक सपना है जिस सपने में हम लोग जी रहे हैं। इस सपने से बाहर आने का प्रयास कई लोग करते हैं। ओशो आश्रम को वो एक माध्यम बनाने का प्रयास किया गया था जहाँ से इस संसार रूपी, इस सपना रूपी संसार से लोग बाहर निकलकर उस हकीकत में आ सकें जहाँ ओशो उनको ले जाना चाहते थे। अब आप देखिए, वहाँ पर आपको एक सन्यासी भी नज़र आएंगे और इनका लिबास, आपने अगर ओशो के कुछ वीडियोस देखे हैं या आप में से कुछ लोग अपने जीवन काल में ओशो को देख पाए थे तो आप ये रिलेट कर पाएंगे कि जिस तरह का लिबास ओशो पहना करते थे उनके अनुयायी भी उसी तरह का लिबास पहनते हैं। और आश्रम के अंदर घुसने पर यहाँ एक ओशो की तस्वीर भी हमको दिखाई देती है। अब ये देखिए, यहाँ लिखा है सारी शिक्षा व्यर्थ है, सारे उपदेश व्यर्थ हैं अगर वो तुम्हें अपने भीतर डूबने की कला नहीं सिखा सकते। तो भीतर डूबने की ये कला जिसके लिए ओशो जीवन भर ताउम्र प्रयास करते रहे। प्रकाश सोलंकी ओशो के अनुयायी हैं, उन्होंने ओशो की ये तस्वीर इस आश्रम को गिफ्ट की है। आज क्या कर रहे हैं आप? क्या आज की दिनचर्या है? ये तो आश्रम में हमेशा कुछ ना कुछ नई क्रिएटिविटी चलती रहती है। हाँ। ये बियर की बोतलों का यहाँ हट बन रहा है। जो वेस्टेज है, जो संसार का वेस्टेज है, उसको आश्रम में किसी ना किसी क्रिएटिविटी के रूप में काम में ले रहे हैं। उसका एक हट बनेगा, उसमें फिर एक फंवारा लगेगा, ऊपर 3 मंजिला बनकर उस पर बुद्ध की मूर्ति लगेगी। जो संसार का वेस्टेज है उसको हम नई क्रिएटिविटी में काम में ले रहे हैं। तो ये कितने दिन में हो जाएगा?
ये तो क्रिएटिविटी चलती रहती है, कुछ चलती ना कुछ रहेगी, तो बनता ठीक है। मतलब रहेगा। ये है कि अपना दिनचर्या का एक पार्ट है ये। हाँ, ये दिनचर्या का पार्ट है। यहाँ आश्रम में आने के बाद कुछ ना कुछ नया क्रिएटिविटी चलती रहती है। ठीक है, मेरा नाम राहुल है जी। नमस्कार जी। दिल्ली भगवान। से आया हूँ। आप कीजिए अपना काम। आइए आपको और थोड़ा भ्रमण कराते हैं। बड़ा सुकून है यहाँ पर, बड़ी शांति है। और मैं इस शांति को भंग तो नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसे अवसर कभी कभी आते हैं तो इस शांति का हिस्सा बनने का प्रयास करते हैं। अब देखिए एक बड़ा एरिया, ये महाराज ये किसने, ये ज़मीन जो है ये कहाँ से, मतलब किसी अनुयायी के द्वारा दी गई, ये कौन इसको मैनेज करता है? ये पर्सनल पैसे से ली हुई है। स्वामी अनुराग हैं, उन्होंने अपने पर्सनल पैसे से ये ज़मीन खरीदी थी। वो क्या है कि प्रधानाध्यापक के पद से 5 साल पहले रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने। और उनके जो भी सृजनात्मक क्रिया हो रही है वो सारे उनके निजी पैसे से हो रही है, किसी का इसमें अनुदान नहीं है। तो देखिए निजी पैसे से भी बड़ा सामाजिक काम ये किया जाता रहा है। भारत की यही परंपरा भी रही है। तो ये कुटिया बना रहे हैं? हाँ, ये बन रही है। बन रही है अभी, ठीक है। बड़ी खूबसूरत दिख रही है, बेहद खूबसूरत। तो और आपको लिए चलते हैं। देखिए ओशो लाओत्सु, लाओत्सु भी एक बड़े संत हुए चाइना के, और उनका जिक्र हमेशा ओशो अपने प्रवचनों में करते रहे। उनकी दी हुई विद्या, उनकी बातों का जिक्र हमेशा ओशो की तरफ से होता रहा। ओशो लाओत्सु यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। और आपको दिखाते हैं। देखिए इस वीडियो में आप लोग जो देख रहे हैं वो ये सोच रहे होंगे कि हम लोग दरअसल दिखाने का प्रयास क्या कर रहे हैं, और लेकिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ऐसी छोटी छोटी नज़र आएंगी जो कि सामान्य रूप से आपको नज़र नहीं आती हैं, और आप महसूस भी उस चीज़ को कर पाएंगे। ख़ास तौर पर वो एक सुकून, एक शांति का भाव भी आपको यहाँ पे नज़र आएगा। और वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि यहाँ पर लोग नहीं हैं, वो शायद इसलिए भी है कि यहाँ जिस तरह से इसको रखा गया है और जिस पर्पस से रखा गया है वो पर्पस यहाँ झलकता है। देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आइए अंदर की तरफ चलते हैं तो आपको वो जगहें दिखाते हैं जो यहाँ बनाई गई हैं, जहाँ पर कि ध्यान लगाने की प्रक्रिया लोग कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। बड़ी खूबसूरत खूबसूरत ये क्रिएटिविटीज़ भी यहाँ पर की हुई हैं। जिस तरह वो लोग बता भी रहे थे कि आश्रम में रहने का मेन जो दिनचर्या रहती है उसमें क्रिएटिविटीज़ शामिल है। और ओशो के कोट्स यहाँ दिखाई देंगे। ओशो की लाइब्रेरी का एक छोटी छोटी लाइब्रेरी ओशो की बना रखी है। देखिए यहाँ लिखा है, इफ़ यू लव अ पर्सन यू विल नॉट इंटरफेयर हिज पर्सनल लाइफ, यू वुड नॉट डेयर टू ब्रेक द बाउंड्रीज ऑफ हिज इनर वर्ल्ड। ओशो इस बात पर बहुत जोर दिया करते थे कि पति और पत्नी एक साथ दाम्पत्य जीवन में होने के बावजूद एक दूसरे का जो इनर वर्ल्ड है, जो आध्यात्मिक जीवन है, उसमें प्रवेश ना करके बल्कि एक सहयोग बने उसमें और एक दूसरे को गहराई में उतारने के लिए। तो ओशो की कई किताबें हैं। आप देखिए थोड़ा सा अंदर आते हैं। ओशो की बहुत किताबें, गांधी पर पुनर्विचार ओशो ने लिखी थी, युवक और यौन पर ओशो ने अपनी बात लिखी, संभोग से समाधि की ओर ओशो की ये सबसे प्रसिद्ध किताबों में से एक है। हालांकि उसका छोटा वर्जन ये मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन धर्म और राजनीति पर ओशो ने अपनी बात लिखी। और नई क्रांति की रूपरेखा, सेक्स, तथ्य एवं भ्रांतियाँ, ये ओशो ने अपनी किताबें लिखी। आत्म पूजा उपनिषद, प्रेम की झील में अनुग्रह का फूल, मेरी रजनीशपुरम यात्रा, तमाम हरिओम तत्सत कि हमारे उपनिषदों का एक बड़ा ये मंत्र कहा जाता है, बड़ा उपयोगी है। और सहज जीवन पर, ध्यान योग पर, आत्म साधना पर, पंडित पुरोहित और राजनेताओं पर, आत्म पूजा उपनिषदों पर, कृष्ण पर, राम पर ओशो की तमाम गाथाएं हैं। और ये ऐसी किताबें यहाँ पर हैं जिनको पढ़ने के लिए हमेशा लोग उत्साहित रहते हैं। और देखिए ओशो की बड़ी ये इस तरह का लिबास ओशो पहना करते थे अपने ज़माने में, और बड़ा ही अनोखा जीवन जीने के वो शौकीन थे। उनका लिबास, उनकी गाड़ियाँ, उनकी बोली और उनके अनुयायी कहा जाता था कि ओशो रजनीश, ये कहा जाता था कि ओशो रजनीश अमीरों के गुरु हैं। और उन्होंने कई अमीरों को या यूँ कहें कि साधन पर्याप्त लोगों को ध्यान के मार्ग पर लाने में ओशो कामयाब रहे। अच्छा, बड़ी बात ये भी है कि ओशो हमेशा ये कहते थे कि जो आदमी साधन पर्याप्त है, जिसके पास साधन है, वो ध्यान में ज़्यादा पहले उतर सकता है, क्योंकि उसके पास अन्य चिंताएं नहीं है। आप का कब जुड़ना हुआ ओशो की विधियों से? ओशो से मैं 1984 में जुड़ा था। उस समय मैं 11th क्लास में पढ़ता था, स्टूडेंट था यहीं।
और 1984 में उनकी जो पहली किताब मैंने पढ़ी थी उसका नाम था संभावनाओं की आहट। उस किताब को पढ़ने के साथ ऐसा समझिए पहले पेज के साथ ही मेरा ऐसा अटैचमेंट हो गया उससे कि मेरा संन्यास घटित हो गया उसके साथ ही। उसके बाद सतत रूप से अलग अलग जगहों पर जा कर के और ध्यान विधियाँ हैं वो सीखी और अलग अलग जगहों पर जाके शिविर लिए, फिर पूना गए। फिर उसी समय एक ख्याल आया था कि मैं आश्रम के रूप में और जंगल में यहाँ भगवान श्री के लिए भगवान श्री का आश्रम क्रिएट करूँ। मैंने सर्विस की, लेक्चर के बाद प्रिंसिपल हुआ, फिर मैंने नौकरी को छोड़ दिया और वीआरएस ले लिया। अब मैं कंप्लीट रूप से नौकरी छोड़ने के बाद आश्रम के लिए और ओशो के कार्य के लिए समर्पित हूँ। तो अब क्या है ओशो का कार्य, ज़रा आप थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शकों को। ओशो की देशना है वो मुख्य ध्यान पर आधारित है। तो उन्होंने 112 प्रकार की विधियाँ दी है, जिसमें कुछ मौलिक विधियाँ ओशो के द्वारा बहुत ही अद्भुत देन है, जैसे डायनेमिक, कुंडलिनी, नटराज, नाद ब्रह्म। तो ओशो के जो ध्यान शिविर है वो 3 दिवसीय ध्यान शिविर हम आयोजित करते हैं इस आश्रम में। समय समय पर 3 दिवसीय ध्यान शिविर होते हैं। मैं भी लेता हूँ शिविर और बाहर से मेरे मित्र अन्य सन्यासी है वो भी यहाँ पर ध्यान शिविर लेने के लिए आते हैं। आपका नाम महाराज जी? मेरा नाम अशोक अनुराग है। तो साहित्य के बतौर अशोक अनुराग है और मेरा वैसे नाम है स्वामी अनुराग। मैं लेखन करता हूँ। 26 किताबें पब्लिश्ड हुई है, जिनमें 23 किताबें काव्य की आई है, 2 उपन्यास आए हैं और एक विचारों से संबंधित आई है। सोशल मीडिया पर इन दिनों अगर आप लोग देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी रील्स अब धीरे धीरे ओशो के प्रवचन उन रील्स में चल रहे हैं। जहां गाना चला करता था, जहां कुछ और चला करता था, अब ओशो के प्रवचनों की एक एक 2 लाइनें हम रील्स में देख रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये जो टाइम चल रहा है इसमें आप देखिएगा महाराज जी, सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा अगर कोई ट्रेंड में आने वाला है तो वो ओशो आने वाला है। आप ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ओशो का समय अब भी नहीं आया है पूरी तरह जी। क्योंकि ओशो इतने आगे के विचारों को लेकर के थे कि वो स्वयं कहते थे कि हर बुद्ध पुरुष है अपने समय से पहले आ जाता है और मैं भी अपने समय से पहले हूँ। तो मुझे तो अभी भी दिखाई देता है कि ओशो के संपूर्ण विचारों की स्वीकार्यता इस समाज में आते हुए 100 वर्ष लगेंगे। वो जो हमने कमरा एक खोला था वो किस तरफ था? आगे था ना वो। तो ये आप देखिए, ये ओशो आश्रम है। यहाँ लोग नहीं है, यहाँ पर केवल आपको अकेलापन मिलेगा और इसी अकेलेपन को स्ट्रेंथ बनाने की बात ओशो किया करते थे। अब देखिए, ट्रायंगुलर जो सरफेसेस होते हैं उस पर भी बड़ा जोर ओशो ने दिया कि त्रिकोणीय जिसे कहें कि त्रिकोणीय कुटिया, त्रिकोणीय घर बनाने के ऊपर ओशो का खास जोर रहता था। इसका वो गणित भी समझाया करते थे। अब जैसे ये आप देखिए, मुझे लगता है कि ये ध्यान करने के लिए बनाया गया है। हाँ, डायनेमिक मेडिटेशन ऐसा है कि जब मेडिटेशन में आप जब उतरते हो तो सबसे इफ़ेक्टिव मेडिटेशन डायनेमिक ही है। डायनेमिक से पहले कोई मेडिटेशन काम नहीं करता है, क्योंकि उसको करने से अंदर की सारी जो बुराइयां हैं या कुछ दबी हुई दमित जो भावनाएं हैं वो बाहर निकल जाती है, अंदर से बिल्कुल खाली हो जाते हैं। तो उसके बाद में अंदर कुछ ना कुछ प्रवेश करता है। रेत ही रेत है बाहर, हवा चल रही है बहुत अच्छी। तो ये सब व्यवस्थाएं ओशो के आश्रम में देखिए देखने को मिलती थी और ओशो ने अब अपने समय पे कई लोगों को इस ध्यान परंपरा से जोड़ा और अब उनके अनुयायी जो हैं उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आगे एक महाराज जी भी बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अब इस जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहाँ से अब अंत तक हम लोग आ गए हैं। इतने बड़े क्षेत्रफल में ये आश्रम फैला हुआ है और अब सीधा यहाँ पर आपको लिए चलते हैं जहाँ ये आश्रम का अंत होता है। ओशो की ये प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है, भगवान ओशो रजनीश की प्रतिमा। और उनके अनुयायी ये मानते हैं कि भगवान बुद्ध के बाद सबसे प्रभावी ऑरा किसी का अगर रहा तो वो ओशो थे।
1990 में ओशो ने इस दुनिया को अलविदा कहा था, लेकिन उनके जाने के कई साल बाद भी उनकी दी हुई विधाएं, उनकी दिया हुआ ज्ञान यहाँ के पेड़ों में, पौधों में, पत्तों में, मिट्टी में, हवा में दिखाई देता है, उसकी खुशबू महसूस होती है। तो चुनावी यात्रा पर हम लोग निकले थे, लेकिन मुलाकात हो गई है इनसे। अब देखिए, हम पत्रकारों के पास बात करने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं कि जहाँ पर आकर, और यही जादू है ओशो का, यही जादू है ओशो के अनुयायी का, कि उनके साथ बैठकर, और ओशो इस बात पर काफ़ी जोर दिया करते थे कि ज़रा कम बोलो, कम बोलो, बोलो कम, चुप रहो, मौन रहो, अपने अंदर देखो। अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और मुझे उम्मीद है मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। राहुल भारद्वाज मेरा नाम है जी, एनडीटीवी के लिए काम करता हूँ। एनडीटीवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।